औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो दुआ मैंने पढ़ी है आप भी पढ़ लीजिए ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। और टुडेज़ टॉपिक इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. As you know, we are learning the chapter number 9 from 10th chemistry, which is the first chapter of class 10th. The title of the chapter is chemical equilibrium. अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, एक तो ये बात आप जहन में बिठा लें कि सारी की सारी जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस पे है कि हमने इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो आज का हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसकी डेरिवेशन जो करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये लॉ जो है वो इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो ये लॉ जो है ये दो साइंटिस्ट थे, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पेश किया। ये पहला साइंटिस्ट जो था वो उसका नाम था कैटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग इसका नाम था, एंड द सेकंड वाज पीटर वेग। ये दोनों नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, दोनों की आपको ये पिक्चर भी दी हुई है आपकी बुक में कि ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये स्टडी कर रहे थे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, साइंटिस्ट या कोई भी है वो थ्योरी या कोई भी लॉ जो है वो एकदम से पेश नहीं कर देते, बल्कि इसके पीछे कई रिसर्च होती है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस को और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद ये लॉ दिया। और इन्होंने ये लॉ कौन से इसमें दिया था, 1864 में। द लॉ वाज प्रपोज्ड इन 1864। ये आपको MCQs में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि ये लॉ जो है ये नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे दोनों, उन्होंने दिया था, उन्होंने प्रपोज किया था, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय देम इन 1864। अब जो है हम लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि ये मास एक्शन क्या जी। पहले बात तो ये ध्यान में रखें कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर लॉ है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लॉ दिया गया है। और दूसरा जो है ये हमने ये देखना है कि ये मास एक्शन का जो लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया है इसका क्या मतलब है। तो मास का मतलब आपने 9th क्लास में शुरू से केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं कि मास जो थी हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मैटर की बनी होती हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस में, तो वो उसका मास कहलाता है। तो हम जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें हम रिएक्टेंट्स जो कुछ है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट्स और ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अब ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि रिएक्टेंट्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब रिएक्टेंट का भी ज़ाहिर है मास होता है, प्रोडक्ट का भी मास होता है। तो हमने रिएक्टेंट, ये मास एक्शन का क्या मतलब, एक्टिव मास का क्या मतलब होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एक्टिव मास के बारे में। तो एक्टिव मास एक्चुअली होता क्या है। अब आपकी बुक में ज़रा मुश्किल करके डेफिनेशन दी हुई है, तो आप उस डेफिनेशन को भी पढ़ें, वो डेफिनेशन भी करें, लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए समझाने के लिए मैं बता दूं कि एक्टिव मास के, तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कोई काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं, कोई चीज़ है या कोई बॉडी है या कोई इंसान है, कोई भी काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये एक्टिव है। अब केमिकल रिएक्शन में मास का मतलब तो आप क्या, कि रिएक्टेंट की मास होती है, जो भी रिएक्टेंट हम डालेंगे उसका मास होगा। अब एक्टिव मास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। अब जो एक्टिव मास क्या होगी, रिएक्टेंट्स की एक्टिव मास क्या होती है, इसके लिए आप ये समझ लें कि सपोज हमने सोल्यूशन बनाना है साल्ट का, हमारे पास साल्ट का वाटर में सोल्यूशन बनाना है, हमारे पास वाटर भी है साल्ट भी है, हमने 100 mg वाटर ले लिया। अब हमारे पास साल्ट जो है वो भी हमारे पास 100 ग्राम साल्ट हमारे पास पड़ा हुआ है।
अब 100 ग्राम साल्ट में से हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है 100 ग्राम वाटर में, तो जितना साल्ट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो जितना उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा वो एक्टिव मास होगी, और जितना रह जाएगा उसको हमारे पास टोटल तो हमारे पास 100 ग्राम मौजूद है, लेकिन जो हम जो कर रहे हैं काम, उसमें जितना यूज़ हो जाएगा वो उसका एक्टिव मास होगा। तो केमिकल रिएक्शंस में भी यही होता है कि रिएक्टेंट का जितना मास यूज़ हो जाता है, वो जो उसमें एक्टिवली काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो उसके एक्टिव मास होती है। अब ये जो मास होती है या कॉन्सेंट्रेशन होती है, आपने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी वीडियो यूनिट पे है कंसंट्रेशन को के ऊपर वीडियोस हैं, वो जाके आप वॉच करें वीडियोस को। तो उसमें हमने देखा था कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट यूनिट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी हम रिएक्टेंट के मास या कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल मास के लिए, कि मोल क्या होता है, वो मास के लिए यूज होता है, और डीएम क्यूब जो है वो वॉल्यूम के लिए यूज होता है। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब या पर डीएम क्यूब, यानी हमारे पास मास वॉल्यूम की रेशो दी हुई है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिएक्टेंट्स के या किसी भी प्रोडक्ट्स के, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की जब हम कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं तो वो उसका एक्टिव मास होता है। तो बुक में जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है हम देख लेते हैं कि द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल डेसीमीटर -1। अगर आप स्लैश लगाते हैं तो उसको पर डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, अगर आप स्लैश नहीं लगाते डॉट लगाते हैं तो डीएम के साथ -3 लिखते हैं, या फिर इसको यूं पढ़ते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर आप +3 लिखते हैं। अगर आप ये स्लैश नहीं डालते डॉट डालते हैं तो फिर डीएम -3 लिखते हैं, क्योंकि ये नीचे है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। जब इसको आप ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये 3 ऊपर जाएगा, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये -3 है ऊपर चला जाएगा, ये +3 है ऊपर चला जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो क्या इना डाइल्यूट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी एक्टिव मास क्या होता है, जो मास रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही होती है वो उसकी एक्टिव मास कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कोई भी ले लेती हूँ, यहाँ पर ये तो मैंने जनरल लिखा है, हम कोई भी रिएक्शन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखें 2NO + O2, ये इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बनाता है 2NO। अब इसमें आप देखें तो ये जो मोल दिया हुआ है ये इसकी एक्टिव मास है। यहाँ पे O2 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कुछ ना लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इसका ये जो है ये इसकी एक्टिव मास है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में देखें तो ये जो 2 है ये इसकी एक्टिव मास है। तो एक्टिव मास की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या और इसकी स्टेटमेंट क्या है। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट क्या है जो इन दो साइंटिस्ट ने दी थी, यानी गर्लबर्ग और पीटरबर्ग ने ये कहा था, द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस is directly proportional to the product of the molar concentration of the reacting substance। molar concentration जो एक्टिव मासेस जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिव मासेस हैं जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी होती हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन और ये प्रोडक्ट का साइन है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, कि जिन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो उसका प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसी तरह ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन हो, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इसका मतलब होता है कि जब आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एक जो इसी तरह इंटरडिपेंडेंट होती हैं कि एक अब क्वांटिटी को कम करेंगे तो दूसरी उसी ही रेशो से कम हो जाएगी, एक को जितना बढ़ाएंगे दूसरी उसी से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर ये
इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि रेट जो होता है वो पर यूनिट टाइम होता है। तो रेट और स्पीड आपने फिजिक्स में पढ़ा कि स्पीड जो होती है किसी भी आपने पढ़ा था किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम होता है। तो यूनिट टाइम 1 सेकेंड। तो रेट और स्पीड का एक ही मतलब है कि रेट ये का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड, स्पीड का भी ये मतलब होता है कि पर सेकेंड। तो केमिकल रिएक्शन में रेट और स्पीड क्या होगा कि जो रिएक्शन प्रोसीड करता है 1 सेकेंड में वो कितना प्रोसीड हुआ है, या फिर जो टाइम इंटरवल है दिया हुआ है तो इस टाइम पे कितना प्रोसीड हुआ है, तो उसको हम उसकी रेट या स्पीड कहेंगे। तो किसी का केमिकल रिएक्शन का रेट और स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के जो चीज़ें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी जिन दो चीज़ केमिकल रिएक्शन में जो दो चीज़ें मिल रही हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो रेट जो है उन पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी कंसंट्रेशन उनकी कितनी डाली हुई है। तो जितनी कंसंट्रेशन होगी रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा। यानी कम चीज़ें डालेंगे, थोड़ी मिकदार में डालेंगे तो रेट जो है वो स्लो होगा। अगर हम ज़्यादा चीज़ें डालेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन उनकी डालेंगे तो फिर क्या होगा, रेट फास्ट होगा। तो केमिकल उन्होंने ये कहा कि रेट ऑफ द और स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी जनरल एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक है ए और एक है बी। अब ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए मैं हाफ हेडेड एरो डबल एरो लगाएंगे तो ये बनाएंगे प्रोडक्ट सी और डी। ये जनरल है, यहाँ पे ये जो है कोई कंपाउंड नहीं है बल्कि हम जनरल ले रहे हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। अब इसमें आप देखें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये इसमें अब देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब है इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन यह है ए प्लस बी, ये बनाएगा सी प्लस डी। और यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन कौन सा है, रिवर्स रिएक्शन है सी प्लस डी, ये बनाएगा ए प्लस बी। तो हमने रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लिए। अब ये जनरल जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है, अब हम इसमें ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो रेट अब हम देख लेते हैं, हम सबकी जो है रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से कर देते हैं। ये इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इसको हम कर देते हैं आर आर से। इसी के अलावा हम आगे देख लेते हैं। अब इसको मोलर कंसंट्रेशन हम देख लेते हैं, इसकी मोलर concentration of reactants, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, ए की क्या होगी, हम स्क्वायर ब्रैकेट से मास एक्टिव मासेस को जाहिर करते हैं, ए और बी को हम इससे। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या है सी और डी, तो ये हम कैसे लिखेंगे, इसको सी और इसको डी। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन पे कैसे होगा, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ए कंसंट्रेशन और बी की ये मोलर कंसंट्रेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम ये लिख लेंगे आर एफ इज इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पर इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट
किसी भी कांस्टेंट से कर देंगे ए और ये आ जाएगा बी। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट ले लेते हैं के एफ, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हम के एफ कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट की बजाय हम क्या लिख लेंगे, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए मोलर कंसंट्रेशन और इंटू बी मोलर कंसंट्रेशन। अब आपको यहाँ पर समझ आएगी कि ये रेट ऑफ किसके लिए है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को रिवर्स रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन में अप्लाई करने के लिए वही सेम हम करते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने आर से लिखा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब रिवर्स रिएक्शन में आप देखें कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के। रिवर्स रिएक्शन में देखें ये रिएक्टेंट है सी प्लस डी। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सॉरी रिएक्टेंट मटेरियल, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, सी और डी। तो ये सी और डी की आ गई। अब इसी तरह यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहीं पे भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आगे मोलर कंसंट्रेशन आ जाएंगी सी और डी की। अब कांस्टेंट यहाँ पर हम के आर ले लेते हैं, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है, तो कांस्टेंट हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर लगा लें आर इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास, के आर, और आगे मोलर कंसंट्रेशन आ जाएंगी। अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए ये आ गया। अब एट इक्विलिब्रियम, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आर एफ से, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने आर आर से। अब दोनों की इक्वेशन आप यहाँ पर जो आई थी उनकी वैल्यू डाल दें। आर एफ की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी के एफ इंटू ए इंटू बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के एफ इंटू ए इंटू बी मोलर कंसंट्रेशन, और आर आर की हमारे पास आई थी के आर इंटू सी इंटू डी। तो हमारे पास क्या आ गया कि इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पर आप देखें कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। हमारे पास क्या आ गया, के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी मोलर कंसंट्रेशन। अब इससे क्या होता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ तक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर दिया। अब इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट जो है आता है इसका टॉपिक, वो है डेरिवेशन ऑफ, यहाँ पर 9.2.2 अब हम करेंगे। तो डेरिवेशन हम करेंगे, पहले हमने इसको लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अप्लाई किया रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमने निकाल लिया। अब हम डेरिवेशन करेंगे किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। डिराइव हमने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पर देखा जी कि हमारे पास क्या आ गया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इक्वल आ गए। हमने क्या, के एफ और के आर हमारे पास आ गए। इसको बुक में स्मॉल आर से है, तो आप भी इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, के आर।
तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। अगर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है, इसका हम यहाँ पर इससे देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या है। इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट शोज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेरी with the concentration of the reactants. It can be derived by using the rate of forward reaction and rate of reverse reaction. तो हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ऊपर आई थी इसी को हम रीअरेंज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, यानी दोनों का हम रेशो ले लेंगे। हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का आपस में क्या जो है वो रेशो है। तो हम इन दोनों का रेशो ले लेंगे, यानी एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये शो करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। तो अब हम अगर इसी को अरेंज कर लें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, हम यहाँ से डिराइव करेंगे इसको। हम इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कहते हैं टेकिंग बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम ले लेंगे, यहाँ पर क्या आई थी हमारे पास, के एफ इंटू ए एंड बी इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी। अब हमने ये करना है, हमने पहले भी इक्वेशन मैथ्स में भी सॉल्व की हुई हैं। हमें पता है कि इक्वेशन के ये जो है ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड पे जो है इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, और ये जो है ये लेफ्ट हैंड पे है तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। अब हम अगर किसी भी टर्म की यहाँ पे साइड चेंज करनी होती है तो हम देखते हैं कि उस साइड पे वो बाकी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो हम उसी लिहाज से उसकी साइड चेंज करेंगे। अब अगर यहाँ से मैं किसी टर्म की साइड चेंज करती हूँ, अगर वो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह प्लस हो रहा है तो साइड चेंज करने से माइनस हो जाता है, और अगर माइनस है टर्म तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब हम ये करते हैं कि इस टर्म को हम यहाँ से इधर ले आते हैं, तो ये देखें ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर आएगी तो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पहले से टर्म जो मौजूद है उसको लिख लेते हैं के एफ, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, के आर आ जाएगा। अब इस टर्म को हम मोलर कंसंट्रेशन को इकट्ठा कर लेते हैं और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये हम कांस्टेंट जो है सारे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको हम इधर ले आए, ये मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वल का साइन डालें, राइट हैंड साइड पे जो पहले से मौजूद है उसको पहले लिख लें। यहाँ पे क्या था, सी और मोलर कंसंट्रेशन डी। अब इसको को हम इधर लेके जाएंगे तो ये देखें ये के एफ के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो इसको हम नीचे लिख लेंगे ये। अब अगर हम ये दोनों कांस्टेंट हैं और इन दोनों के लिए हम एक ही कांस्टेंट को यूज ना कर लें तो फिर ये हम अगर इफ के एफ बाय के आर जो है इसको हम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पर देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सी से जो है वो डिनोट किया गया है, देयरफॉर वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, यानी अगर हम इसको के सी के इक्वल ले लें तो इसको हम ये इक्वेशन में डाल लें, तो इसकी बजाय हम अगर के सी लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, के सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमने इसको डिराइव कर लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये क्या है, प्रोडक्ट थी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट थी और ये क्या थी, ये दोनों रिएक्टेंट्स थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इक्वल किसके आता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब स्क्वायर हो तो इसको हम मोलर कंसंट्रेशन पढ़ते हैं और इसका यूनिट क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स।
अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको देख के इसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो। अब ये जब हम किसी चीज़ की रेशो लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी आप देखते हैं, आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट के हम एज की रेशो लें तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। फर्ज करें आप में से एक बच्चे की रेशो जो है वो एक की एज 15 और एक की 16 है, तो हम उसको यूं लिखेंगे रेशो 15:16। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 15/16। तो ये जो है, अब यहाँ पर देखें ये भी रेशो है किस किस की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये है प्रोडक्ट है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट जो है जो चीज़ें हमारी बन जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं रिएक्शन में, ये उनका प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन का, और ये रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया। इट इज़ द रेशो, किस किस की रेशो है, इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके, ये वो वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट कहना लाजमी है, एक तो रेशो का लफ्ज़ आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इट इज़ द रेशो, किस चीज़ की रेशो, आगे आप लिखेंगे इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट्स की एट इक्विलिब्रियम। टू इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ आपने लाजमी लिखना है एट इक्विलिब्रियम, जो कि यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, टू द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। तो ये क्या आ जाता है, प्रोडक्ट के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा था, देखें हमने दो ही प्रोडक्ट लिखे हैं, या दो ही रिएक्टेंट्स हैं और दो ही प्रोडक्ट्स हैं। अब जरूरी नहीं हर रिएक्शन में दो ही प्रोडक्ट्स हों और दो ही हों, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब इनका हमने एक एक मोल लिया है, अब इनके मोल भी डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, एक ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यहाँ पर भी ये डिफरेंट मोल्स होते हैं। यहाँ पर हमने सबके 1-1 मोल लिए हुए हैं। तो अगर आप करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कोई भी, तो अगर हम ले लेते हैं a + b, इसी को मैं दोबारा लिखती हूँ, a + b, ये जो हमने लिया था D, ये हमने रिवर्स पर डायरेक्शन लिया था। अब फर्ज करें इसके मोल A हैं, इसके मोल B हैं, इसके मोल C हैं और इसके मोल D हैं। स्मॉल मैंने लिखा है, यानी ये 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकते हैं। तो फिर हम इसकी जो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लेंगे, के C इज इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ C और D है डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। लेकिन यहाँ पर आप पावर भी इसकी लिखेंगे। पावर कौन सी होगी, जो इसके पीछे मोल होगा या कोएफिशिएंट हम इसको कहते हैं, जो इसके मोल के रिएक्शन में जो मोल्स की जो है नंबर ऑफ मोल्स होंगे या कोएफिशिएंट जो होगा, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है A, तो हम इसकी पावर A के ऊपर लिख लेंगे। ये B के साथ जो भी है 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर जनरल मैंने B लिखा है, तो इसकी पावर आ जाएगी। C जो है ये इसकी पावर आ जाएगी और D के साथ जो है ये इसकी पावर आ जाएगी। तो हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कंप्लीटली कैसे हम लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट of molar concentration of C and molar concentration of D raised to the power their coefficient। अब इनकी जो कोएफिशिएंट है उनकी पावर ऊपर लिख देंगे। इसी तरह A और B की भी साथ लिख देंगे, जैसे हमने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, पावर ऑफ कोएफिशिएंट जो इनकी पावर होगी वो इनके ऊपर लिख देनी है। अब जैसे हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी तो इनके इसी तरह का। तो अब हम देखें कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट्स के।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो इसके है। तो आप अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पास, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रही है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये नीचे जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रही है, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। ज़ाहिर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी ना। अगर केसी की वैल्यू बहुत कम आ रही है तो ये भी इसकी कम होगी, फिर जो है ये ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी सी और डी ज़्यादा रिएक्शन करके जो है वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसी इक्वेशन से आपको ये अंडरस्टूड कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन की जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपके साथ ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि सी और डी ज़्यादा बन रहे हैं। सी और डी कब ज़्यादा बनेंगे? जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर के सी की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब है सी और डी कम है, इन मोलर कंसंट्रेशन ए और बी की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।